बीजेपी सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री और सहयोगी नेता रामविलास पासवान जी हमारे साथ हैं। रामविलास पासवान जी ने अभी शुरू किया है फूड बचाओ, जो खाना बचाओ अभियान के तहत काफ़ी काम किया है। हम बात करते हैं पासवान जी से। आपके मंत्रालय में आप सबसे सक्रिय मंत्रियों में से हैं, नया सुझाव दिया है आपने, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है इसका? नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स। देखिए, दो चीज़, हम तो कंज्यूमर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, खाद्य भी हैं, कंज्यूमर हैं। खाद्य मंत्री के हैसियत से हमारा धर्म बनता है कि हम जो है खाद्य की बर्बादी को रोकें, और कंज्यूमर मिनिस्टर की हैसियत से हमारा फर्ज बनता है कि जो कंज्यूमर हैं, ग्राहक हैं, उनको जो है उचित मूल्य पर सामान मिले। तो उस दृष्टिकोण से हमने कई एक कदम उठाए। हम कहीं कानून तो नहीं बना रहे हैं जी, लेकिन हम जो ग्राहक हैं उनमें हम जागृति पैदा कर रहे हैं। जैसे एमआरपी है जी। तो पहले एमआरपी से ज़्यादा कहीं होटल में एक एमआरपी का रेट था, रेस्टोरेंट के बाहर दूसरा क्या कहते हैं कि उसी चीज़ के लिए रेट था। फिर दूसरा सर्विस चार्जेज का मामला आया, उसमें भी हमने कहा कि सर्विस चार्जेज जो है ये स्वैच्छिक है, ये खाना में जुड़ा रहता है, इसलिए ग्राहक जो नहीं देना चाहेंगे नहीं देंगे। उसी तरीके से अब मामला क्या कहते हैं कि पोर्शन का है, तो हम ये किसी को हमारा कोई इसमें कोई कानून तो हम नहीं बना रहे हैं ना। हम अभी जो उनके इंडस्ट्रीज के लोग हैं उनके साथ में हम बैठेंगे ज़रूर, हम होटल वालों से बात करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि आप बतलाइए कि ये खाना की बर्बादी को कैसे रोका जाए। हम ये कहाँ कहते हैं कि यदि कोई आदमी मान लेते हैं कि एक प्लेट के बजाय 3 प्लेट मंगाना चाहे तो आप ले लीजिए, मंगवाइए। एक आदमी के बजाय 10 आदमी खाना चाहे तो आप कीजिए। लेकिन यदि कोई एक आदमी खाना खा रहा है, 2 आदमी खाना खा रहा है, तो उसको जानकारी तो मिलनी चाहिए कि आप जो हम ऑर्डर कर रहे हैं, उस ऑर्डर जो कर रहे हैं उसमें कितना क्या कहते हैं क्वांटिटी है, कितनी मात्रा है, इतना तो होना चाहिए। अब ढाबा में चले जाइए, ढाबा में क्या कहते हैं कि आपको 2 रोटी 2 ये करो मिल जाता है। इवन हमको खुशी है कि जैसे अब बर्गर है या मान लेते हैं कि सपोज कर लीजिए पिज़्ज़ा वगैरह है, अब वहाँ जाइए तो 3 तरह का होता है, स्मॉल है, छोटा है, मध्यम है, बड़ा है, समझ लगे। अब कोई नहीं लिखे कहे पिज़्ज़ा ले लो और आदमी एक खाना खाने वाला हो और इतना पिज़्ज़ा आप उसको दे दीजिएगा, क्या होगा? उसकी बर्बादी होगी। सर, लगातार जब सरकार कोई कदम उठाती है तो एक तबका कहता है उसकी प्राइवेसी में, उसकी निजी जिंदगी में दखलंदाजी होता है। ऐसे में लगता है कि संभव हो पाएगा आसानी से जो आपका प्रस्ताव है? नहीं, हम किसी के निजी जिंदगी में हम कहाँ देते हैं कोई। हम तो उनके जो लोग खाने जाते हैं उनके इंटरेस्ट की बात करते हैं कि जो लोग खाने जाते हैं उनको पता रहना चाहिए कि हम जिस चीज़ का ऑर्डर दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है। दाम तो लिखा ही रहता है, तो यदि आप मेनू में दाम लिखते हैं, दाम लिख देते हैं, तो उसके सामने में मात्रा क्यों नहीं लिख सकते हैं कि 100 ग्राम है कि 500 ग्राम है। यदि आप चले जाइए 5 स्टार होटल में चले जाइए, चाइनीज में चले जाइए, आप प्रॉन का देते हैं जी, जो मछली जो होती है प्रॉन, झींगा मछली, हम लोग तो उसको झींगा कहते हैं, मतलब बिहार में तो झींगा सही। हाँ, तो जो प्रॉन मछली होती है, प्रॉन मछली में अब एक आदमी बड़ा जो मछली आता है प्रॉन का जो होता है वो दो खाता है। अब उसमें किसी को पता ही नहीं है कि 6 दे रहा है कि कितना दे रहा है, बकिया तो खराब ही होता है। तो हमारा मेन चीज़ है कि खाना की बर्बादी नहीं होनी चाहिए और उसमें इंडस्ट्रीज को भी सोचना चाहिए, जिससे ग्राहक को भी फायदा होगा कि उसको पैसा कम लगेगा और खाना की बर्बादी भी रुकेगी। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब 30 करोड़ टन खाना बनता है रोज, और उसमें से 1/3 हिस्सा बर्बाद हो जाता है, और बर्बाद करने वालों में हम भारत के देश सबसे आगे है। ये आपका जो प्रस्ताव है, सुझाव जो है, बड़ा काफ़ी सराहनीय। और क्या क्या योजना है कि हम खाने की बर्बादी को रोक सकें? नहीं, देखिए, खाने की बर्बादी को रोकने के लिए तो आप सच देखिए, कहीं कोई अभी एक तो अलग बात है कि प्लेट है तो एक प्लेट का दाम 8,000 रुपया है, तो अभी आपके ऊपर में आरोप लगा कि 12,000 क्या कहते हैं रुपया पर प्लेट का था। वो उससे हमको कोई मतलब नहीं है कि आप कितना प्लेट का दाम रखते हो, क्या रखते हो, नहीं रखते हो। लेकिन मान लीजिए आप शादी विवाह है, शादी विवाह में भी मान लेते हैं, या कोई फंक्शन होता है तो आदमी थोड़ा सा लेता है, लेकिन खैर चलिए बुफे सिस्टम है, जितना मन हुआ उतना लिया, अपना खाया। लेकिन ये जो रेस्टोरेंट वाला मामला और ख़ास करके जो बड़े रेस्टोरेंट के जो मामले हैं, हम उनको हम कहना चाहते हैं कि हम छोटा ढाबा को कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कहीं चले जाइए, मान लेते हैं कि चाट बेचने वाला है, सबको मालूम है कि कितना दे रहा है, नहीं दे रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े क्या कहते हैं कि रेस्टोरेंट हैं, स्टार होटल हैं,
उनसे हम जरूर कहना चाहेंगे कि आप जो लोग खाना खाने जाते हैं तो उनके लिए नहीं, वो तो आप जितना पैसा चार्ज करते हो तो देता ही है, लेकिन जो खाना छूट जाता है उसका क्या होता है? क्या वो खाना को दोबारा आप सर्व करते हो या खाना को क्या कहते हैं फेंक देते हो, क्या करते हो? उसका क्या यूटिलाइजेशन होता है? बर्बादी तो है सर एक तरह से। अभी आपने सर शादी ब्याह की बात की, जम्मू कश्मीर सरकार ने शादी ब्याह का मेन्यू तय कर दिया है। केंद्र सरकार की तो ऐसी कोई योजना नहीं कि 5 खाने में शादी ब्याह में खाना कितना नहीं 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 नहीं, उसमें वो हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है वो। एक और सवाल है, जब नोटबंदी हो रही थी तो सबने कहा महंगाई बढ़ेगी। अब पहले मंत्री थे जिन्होंने कहा खाद्य की सामग्री एकदम महंगाई नहीं बढ़ेगी, और हुआ ऐसा कि एकदम महंगाई नहीं बढ़ी। इतना सटीक अनुमान कैसे लगा लेते हैं आप? राजनीति में भी एक बात है, देखिए हमने पीएम को कहा था उसी समय में जब चल रही थी सर्वदलीय बैठक चल रही थी, ऑल पार्टी मीटिंग और एनडीए की मीटिंग, उसमें हमने प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि ये देश में 2 तबका के लोग हैं, एक अमीर हैं एक गरीब है। ये एक आदमी खाते खाते मर जाता है, एक आदमी जो है सो भूख के बगैर मरता है। एक अमीरी का कैलाश है, दूसरा गरीबी का पताल है। तो हमने उसी समय कहा था कि नोटबंदी जो है, ये जो अमीरी का कैलाश है उसको तोड़ने में सहायक सिद्ध होगा, और गरीब को जो है आत्मबल एक बढ़ेगा कि नहीं, हमारा भी क्या कहते हैं कि ये सरकार हमारे लिए भी सोचती है। और उसी समय में हमने कहा था कि जो खाद्य पदार्थ हैं वो खाद्य पदार्थ के मूल्य में जो है बढ़ोतरी तो होगी नहीं, बल्कि कमी आएगी, और कमी आई। कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए महंगाई, गेहूं के आयात पे बैन होने की बात चल रही है कि किसानों को सही कीमत मिल सके। मिल जाएगा ना। देखिए हमको तो हम गेहूं का आयात जो है 0% जो है ड्यूटी जो है कोई हमारे समय में नहीं किया गया था। ये जो 2006 से चल रहा था 2015 तक है ना, तो उसको हमने बढ़ा करके क्या कहते हैं कि 25% कर दिया था, इसलिए कि उस समय में जो है ओला पड़ गया था। तो हम नहीं चाहते थे कि बाहर से क्या कहते हैं कि आवे, तो जो हमारे पास में है गेहूं वगैरह तो उसका खपत कम होता, फिर उसको 10% किया, फिर 0% क्या कहते हैं किया। लेकिन हमने कुछ दिन तक हमने शुरू में ही कहा था कि 0% हम ज़्यादा दिन तक रहने के लिए नहीं देंगे, हम सिर्फ मौसम को वॉच कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका फसल पका हुआ है, सब कुछ है, और एकाएक जो है अतिवृष्टि हो गई, ओला पड़ने लगा, सारा फसल बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए उस परिस्थिति में मान लेते हैं कि हम जो कंज्यूमर है उनका दाम भी बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए जो है जब हमने देखा तो फिर उस पर इम्पोर्ट कर दिया गया। चीनी की कीमतें इधर बढ़ रही हैं और सरकार बार बार कह रही है कि हम इम्पोर्ट टैक्स चीनी पर घटाएंगे नहीं, तो चीनी की कीमत कैसे काबू में आएगी? कुछ नहीं, अब काबू में ही है, अभी कहाँ रही है, काबू में है। अभी 5,000 टन का 5 लाख टन का हमने जो है स्वीकृति दिया है ना, और वो भी 5 लाख का टन का स्वीकृति हमने इसलिए नहीं दिया कि हमारे पास में कोई स्टॉक की कमी है। पिछली बार जो है हमारे पास में जो 70,000 टन का क्या कहते हैं कि हमारे पास में स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में था, और 200 जो है 3 लाख टन जो है मिनिमम जो है जो चीनी एसोसिएशन वाले लोग हैं उन्होंने पहले कहा 2,30,000 होगा, फिर कहा 2,13,000 होगा, अब कह रहे हैं कि 2,03,000 होगा। चलो 2,03,000 है तो 2,73,000 हुआ। सालाना हमारा जो खपत है 240-45 लाख है, तो हमारे पास में सफिशिएंट है। लेकिन जो अलग अलग हिस्से हैं, कहीं कहीं जो सूखा पड़ गया और वहाँ मान लेते हैं कि चीनी की किल्लत नहीं हो, तो इसलिए वैसे इलाकों के लिए हमने जो है 5 लाख टन का इंपोर्ट का जो है सरकार ने जो है स्वीकृति दिया है। आपके मंत्रालय को 5,700 ऐसी शिकायतें मिली हैं कि बोतलबंद पानी अलग अलग दामों पर देश भर में बेचा जा रहा है। सरकार इस तरह की जो डिफरेंस अब है उसको रोकने के लिए क्या कदम नहीं कर रही है? हम तो जितने लोग हैं उनको हम कहते हैं कि जिस इस तरह का केस आवे हमारे कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, और कंज्यूमर कोर्ट प्रॉम्प्टली देख रहा है, वो एक्शन भी ले रहा है। आज भी आप देखे होंगे कि एक को 5 लाख रुपया फाइन किया गया है। यहाँ तक कि स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके फीस में जो गड़बड़ी होती है या उनको ज़बरदस्ती असूला जाता है तो वो भी जा सकता है। तो कंज्यूमर कोर्ट हमारा इसी के लिए बना है। योगी जी के आने के बाद सर देश की राजनीति में एकदम हलचल है, अलग तरह से नजरिया आया है। कैसे देखते हैं आप? बहुत वरिष्ठ नेता हैं इस एनडीए घटक दल के। नहीं कुछ नहीं, सरकार है, नई सरकार आई है, नई सरकार को तो काम करनी ही चाहिए। बुचड़ खानों को लेकर भी वहाँ चर्चा चल रही है, और दलित भी कहीं कहीं बुचड़ खानों के काम में इन्वॉल्व हैं, और बुचड़ दलितों के आप बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। क्या सुझाव है आपके मंत्रालय की तरफ से उनके लिए? कोई नहीं, वो जो सरकार जो बात कर रही है उसमें किसी को कोई क्या आपत्ति हो सकती? सरकार तो वही कह रही है ना कि जिस बुचड़ खाना को लाइसेंस नहीं है
हम उसको बंद कर रहे हैं। ये तो मामला तब आएगा ना कि जब यदि कोई लाइसेंस शुदा हो और उसको कभी सरकार उसको हस्तक्षेप करे या बंद करे, तब तो कोई बात हो सकती है ना। तो ऐसी बात तो है नहीं। नीतीश जी ने लगातार शराबबंदी की, बिहार में रिजल्ट अच्छा है, अब देश भर में वो शराबबंदी की बात कर रहे हैं। बिहार से आप हाँ, आते ठीक है, हैं, अच्छी बात है ना। ये देश है ना, महान देश है। 10 साल तक जो है सो गांव-गांव में शराब का दुकान खुलवाए, और जब हर गांव में शराब का दुकान बन गया तो जो है सस्ती राजनीति के लिए जो है शराबबंदी का ढिढोरा पूरे देश में पीट रहे हैं। तो लोग तो अपने जागरूक हो रहा है। अब सिगरेट, कोई कहे कि हम सिगरेट बंदी करेंगे, लोग तो सिगरेट पीना अपने बंद कर दिया है, बीड़ी पीना बंद कर दिया है। चूँकि इतना ने सबको हो रहा है कि शायद इससे कैंसर हो जाता है, ये हो जाता है। उसी तरीके से हर लोगों को मालूम है कि शराब पीने से क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। तो लोग अपने सजग हैं, तो इनके कहने से क्या होगा। नीतीश जी भी बार बार अटकलें, बिहार की राजनीति में चर्चा रहती है, मीडिया में खर्चा रहती है कि वो फिर एनडीए में वापस आ जा रहे हैं। किस नज़रिए से आप देखते हैं उनकी वापसी को? अब वो डरे हुए हैं, लालू यादव से डरे हुए हैं। चूँकि लालू यादव कब जो है उनको धक्का दे दे और अपनी सरकार बना ले, तो उसके लिए अपना दोनों नाव पर पांव रखे हुए हैं। जो खबरें आ रही हैं लालू यादव जी के दोनों बेटे भी उन्हीं के रास्ते हैं, वैसे में बिहार कैसे सुधरेगा? वो तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि सुधरने वाला है नहीं, लेकिन अब जनता ने वोट दे दिया है तो ठीक है। इधर सर गो हत्या पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, सलाह हो रही हैं, चूंकि ये भी एक खाद्य मटेरियल है, लोग खाना खाते हैं। आप अपना व्यक्तिगत नजरिया किस रूप से रामविलास पासवान देखते हैं? चूंकि एक एनडीए का आप घटक दल भी हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी रुख अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। अभी मोहन भागवत जी का भी बयान आया था। नहीं, देखिए, हम लोगों का अलग अलग बयान, आरएसएस है अलग है, लोक जनशक्ति पार्टी अलग है, हमारा दलित सेना है वो अलग है। लेकिन जो सरकार चलती है वो सरकार तो संविधान के मुताबिक चलती है। पीएम तो कभी कुछ विकास के अलावा कुछ बोलते नहीं हैं। वो तो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, विकास हो, नौजवान कैसे क्या कहते हैं उनका भविष्य सुधरे। तो अलग अलग पार्टी जो हैं उनको अलग अलग उनके संगठन हैं, उनका अलग अलग जो है आंदोलन चलते रहा है, तो बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी भी लगातार गोरक्षकों के नाम पे जो हो रहा है उसकी आलोचना प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से कई बार कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी को तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वो तो मतलब भविष्य दृष्टा है ना, उनको पहले पता हो जाता है कोई चीज़ का। इसलिए उन्होंने शुरू में ही कहा कि गौ रक्षा के नाम पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर राम मंदिर का जिन्न उठ गया। आप कोर्ट की बात हो रही है, कोर्ट के बाहर हो, और आरएसएस कह रहा है आप कोर्ट से नहीं बन सकता। आप एनडीए में सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, सबसे ज़्यादा बार आप कैबिनेट में रहे हैं। सरकार का इस मामले में स्पष्ट राय है। सरकार ने कभी प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मामले में नहीं कहा। जहाँ तक लोक जनशक्ति पार्टी का हमारा मामला है, लोक जनशक्ति पार्टी की शुरू से राय रही है कि ठीक है, यदि एक आम सहमति से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आम सहमति से होने की हमको आसार कम नज़र आते हैं। तो उस परिस्थिति में जो कोर्ट का फैसला हो मान्य होना चाहिए। ट्रिपल तलाक का भी मुद्दा उठाया, लोक जनशक्ति पार्टी का क्या रुख है ट्रिपल तलाक? हमारा इसमें कुछ नहीं। ये सब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब इस देश में हर तरह के धर्म हैं, हर तरह के फूल हैं। हम लोगों को कोशिश कराती है कि कोई फूल मुरझाने नहीं पावे, हर कली को खिलने का मौका मिले। 2019 के चुनाव की भी चर्चा हुई थी कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के घटक दल चुनाव लड़ेंगे। आश्वस्त हैं आप 2019 को लेकर? बिल्कुल, हमने ही प्रस्ताव रखा था। उन्होंने आप उस दिन आप एनडीए की मीटिंग थी, सब लोगों ने एक स्वर से कहा है। अभी तो हम लोग 2019 के, हम लोग अब 2024 का प्लान बनाएंगे कुछ दिन के बाद। एनडीए की मीटिंग में कई राज्यों के जो सहयोगी दल उन्होंने अपनी अपनी परेशानियां कही कि ये समस्याएं हो रही हैं। आपकी भी कोई परेशानी बिहार को लेकर, गठबंधन को लेकर? वो जहाँ जहाँ परेशानी है सब पीएम के नॉलेज में पूरा का पूरा सब चीज़ मालूम है। एनडीए की मीटिंग में सबसे आपकी चर्चा हो रही कि आपने वरिष्ठ मंत्री का दायित्व निभाया और शिवसेना को फटकार लगाई कि बार बार हर मुद्दा वो सार्वजनिक रूप से कह देते हैं। हमने कहा, हमारे बगल में ही थे उद्धव ठाकरे जी। हमने कहा कि भाई शिवसेना हो या लोजपा हो, किसी को शिकायत है तो हम एक परिवार में जब हैं, एक नाव पर सवार हैं, तो हम नाव में छेद क्यों कर रहे हैं? आप अपोजिशन यदि बोलता है तो हम 2 मिनट में जवाब दे देंगे, लेकिन एलाइज पार्टी यदि बोलेगा तो दुख होता है। तो इसलिए हमने कहा कि आपको जो बोलना है मीटिंग में बोलिए, मीटिंग के बाहर मत बोलिए। 2014 का जब गठबंधन हो रहा था लोकसभा चुनाव में, तो रामविलास पासवान के कुछ हिचकिचाहट थी। उस समय चिराग जी ने कॉल लिया था, आप गठबंधन में आए थे। 3 साल सरकार चल चुकी है, अब कितना कंफर्टेबल जोन है दोनों? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम तो सीधा चलते हैं राजनीति में, है ना। तो इसलिए मानते हैं कि, और हम दावे के साथ में कह सकते हैं कि जो मोदी जी का जो बाहर का देखने में लोगों को जितना लगता है, भीतर से उतना ही कोमल है। उसमें
एक बार आप उनसे मिल लीजिएगा तो बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए जो है हम लोग तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि एनडीए में तो पहले भी थे ही हम, समझ गए। और चिराग तो मानते हैं कि चिराग का बहुत बड़ा रोल रहा और चिराग खुश है। जो सरकार का काम हो रहा है उससे हम लोग बहुत खुश हैं कि चलो हम लोगों ने जो सही कदम उठाया वो सही कदम था। युवा पीढ़ी में जितने भी युवा पीढ़ी के राजनीति, चिराग एक उभरता हुआ चेहरा है। एज ए पिता आप कहाँ देखते हैं उनको? फिल्म से आए, फिर राजनीति में आप ले आए उनको। नहीं, हम बस अपना हमको चिराग के ऊपर में पूरा का पूरा विश्वास है और इसलिए हम कोई इंटरफियर नहीं करते हैं। चिराग जो भी लाइन अपनाना चाहे अपनावे। पहले फिल्म में थे, फिर यहाँ आए। यहाँ आने के बाद मैंने पूरी आज़ादी दी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं। जो भी डिसीजन होता है, अभी आपको मालूम है 4 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव हुए, हमने कहीं अपना कैंडिडेट नहीं दिया। अभी दिल्ली में चुनाव हो रहा है लोकल बॉडी का, हम वहाँ अपना कैंडिडेट कॉरपोरेशन में नहीं दे रहे हैं। हाँ, एक जगह पर ज़रूर हम लोगों ने अपना कैंडिडेट दिया, वो था मणिपुर में, चूँकि वहाँ हमारे एमएलए जीते हुए थे। तो उसको जब टिकट नहीं अलायंस नहीं हुआ बीजेपी के साथ, हम तो एक ही चाहते थे, वहाँ भी एक ही चाहते थे, ज़्यादा हम चाहते नहीं थे। तो किसी कारण से नहीं हुआ तो वहाँ हम लड़ गए, फिर लड़ गए तो जीत गए तो फिर हमने तुरंत समर्थन कर दिया भाजपा को। सवाल एक ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद आपकी सफलता बिहार में दोहरा नहीं पाई, क्योंकि विधानसभा में लालू और नीतीश एक हो गए। अब लोकसभा चुनाव का जो परिदृश्य दिख रहा है उसमें लालू और नीतीश एक साथ दिख रहे हैं। ऐसे में एनडीए की क्या तैयारी है इसको पटकनी कुछ देने नहीं, के लिए? बिहार में हमने शुरू में ही कह दिया है कि 2.5 साल से ज़्यादा बिहार में सरकार चलने वाली नहीं है। और ये सरकार चल भी गई तो फंसी हुई है। अब देख रहे हैं कि रोज़ कौन मिट्टी कांड तो कौन कांड चल रहा है, सारे के सारे आरोप लग रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार अपना इमेज बचाने के फिर में हैं। तो इसलिए जैसा आपने पहले कहा, कभी एनडीए की तरफ झांकते हैं, कभी उधर झांकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव बेहद करीब है। मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा राष्ट्रपति कौन हो, क्योंकि सवाल पूछना भी ठीक नहीं है। लेकिन आप राष्ट्रपति को कैसा देखते हैं? उनका नजरिया किस तरह का स्ट्रक्चर हो रहा, कैसा हो राष्ट्रपति का? अभी राजनीति में बड़ी लंबी पारी रही है। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद है। देखिए, हमारे यहाँ अलग अलग हैं, न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, लेकिन सबसे बाद में अधिकार तो जनप्रतिनिधि को ही है जी। सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ सर्वोपरि है न्याय के मामले में, कि सुप्रीम कोर्ट जो न्याय देता है अंतिम न्याय होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी फैसला को जो है राष्ट्रपति को अधिकार है कि जहाँ फांसी की सज़ा, जो सबसे बड़ी कैपिटल पनिशमेंट होता है फांसी की सज़ा, उसको राष्ट्रपति क्या कहते हैं कि दोबारा रिव्यू कर सकता है और माफ़ी दे सकता है। तो इसलिए जो राष्ट्रपति का पद है बहुत बड़ा क्या कहते हैं गरिमा का पद है और वैसे व्यक्ति को जाना चाहिए जो राष्ट्रपति के पद की गरिमा को निर्वहन कर सके। धन्यवाद रामविलास जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे सवालों का जवाब दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।